तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फास्ट ट्रैक फार्मेसी। मैं आपका टीचर दक्ष आपको सोशल फार्मेसी पढ़ा रहा था। तो बच्चों, सोशल फार्मेसी में हमारा यूनिट 1 चल रहा है। 2 लेक्चर हो चुके हैं, आज हमारा 3rd लेक्चर है। तो आइए शुरू करते हैं। तो हमारा 3rd लेक्चर का पहला टॉपिक है बच्चों डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट्स का पहले बात तो मतलब क्या होता है। डिटर्मिनेंट वो चीज होती है जो हमको किसी भी चीज के बारे में इंफॉर्म करके बताती है। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ का मतलब है कि वो फैक्टर्स, वो चीजें जो हमको एक इंडिविजुअल या एक पॉपुलेशन की हेल्थ के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, वो फैक्टर्स। आइए अब शुरू करते हैं। डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ आर फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द हेल्थ स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल्स एंड पॉपुलेशंस. These determinants can be categorized into several broad groups and they interact in complex ways. तो बच्चों, जैसा कि मैंने बताया, डिटर्मिनेंट्स जो हमारे हेल्थ की हैं वो फैक्टर्स होते हैं जो हमें बताते हैं या इन्फ्लुएंस करते हैं हेल्थ स्टेटस को। ठीक है, हेल्थ स्टेटस के बारे में बताते हैं किसका, या तो एक इंडिविजुअल का, एक पर्सन का, या फिर एज अ पॉपुलेशन, एज अ होल का। ठीक है, ओके। अब बच्चों हम पहले पढ़ने जा रहे हैं इंडिविजुअल का। ठीक है, यानी एक पर्सन का। एक पर्सन के डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ क्या क्या होते हैं। तो हमारे एक पर्सन का पहला डिटर्मिनेंट होता है जेनेटिक्स। ठीक है, वन ऑफ द कॉजेज ऑफ सेवरल डिजीजेस इज हेरिडिटरी फैक्टर्स. सम टाइप्स ऑफ इलनेस आर कॉज्ड बाय हेरिडिटरी ट्रेट्स दैट पीपल इनहेरिट फ्रॉम देयर पेरेंट्स. तो बच्चों, हमारा पहला फैक्टर है जेनेटिक्स। ठीक है, जेनेटिक्स क्या होते हैं? जेनेटिक्स वो हमारे हेरिडिटरी फैक्टर्स होते हैं जो एक पर्सन को अपने पेरेंट्स से जो है मिलते हैं। ठीक है, विरासत में मिलते हैं। ठीक है, तो कुछ हमारी जो डिजीजेस होती हैं वो जेनेटिकली भी ट्रांसफर होती हैं। देखो, कई बीमारियां होती हैं जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, कम्युनिकेबल होता है, या लाइफस्टाइल से होती हैं। ठीक है, लेकिन कुछ हमारी इलनेसेस, कुछ डिजीजेस होती हैं जो हेरिडिटरी फैक्टर या जेनेटिक्स से भी इन्फ्लुएंस होती हैं। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल कह लो बच्चों, जेनेटिक इलनेसेस या डिजीजेस क्या है, जैसे कि शुगर हो गया, डायबिटीज हो गया, या हार्ट की प्रॉब्लम। ठीक है, इसमें आप लोगों ने देखा होगा जब भी किसी को शुगर का या हार्ट का इश्यू होता है तो डॉक्टर पूछता है फैमिली हिस्ट्री तो नहीं है, क्योंकि फैमिली हिस्ट्री से भी, जेनेटिक से कहीं ना कहीं हार्ट डिजीजेस, कार्डियक डिजीजेस या शुगर, ये सब भी इन्फ्लुएंस होता है। ठीक है, अब देखो हम जो है एग्जाम्पल भी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, देर इज अ हायर लाइक्लीहुड दैट द ऑफस्प्रिंग ऑफ डायबिटिक पेरेंट्स मे डेवलप द डिजीजेस. जैसा कि मैंने आप लोग को अभी बताया, डायबिटीज एक मोस्ट कॉमन जो है वो हेरिडिटरी या जेनेटिक डिजीज है। तो वही उसमें एग्जाम्पल दिया है कि हायर लाइक्लीहुड यानी कि हायर रिस्क, ज्यादा रिस्क होता है। ऐसा नहीं है कि होगा ही होगा, लेकिन रिस्क फैक्टर हाई होता है। ठीक है, तो एक हायर रिस्क होता है दैट द ऑफस्प्रिंग यानी कि चाइल्ड, ठीक है, दैट द ऑफस्प्रिंग ऑफ डायबिटिक पेरेंट्स मे डेवलप द डिजीज इन फ्यूचर. ठीक है, देयरफॉर, एक मिनट, therefore a person's genetic makeup plays a role in their current condition of health. ठीक है, तो ये हमारा पहला डिटर्मिनेंट है एक इंडिविजुअल के हिसाब से कि उसकी जेनेटिक फैक्टर्स, ये भी उसके जो है हेल्थ का एक इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट है, क्योंकि उससे काफी हद तक डिसाइड होता है कि कोई डिजीजेस जो उसके पेरेंट को है वो उस तक भी हो सकती है. ठीक है, अब आते हैं हम इंडिविजुअल के दूसरे डिटर्मिनेंट पे, यानी कि जो है हमारा लाइफस्टाइल. ठीक है, लाइफस्टाइल भी बहुत इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट है. द स्टाइल ऑफ लाइफ, एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ एंड नॉलेज ऑफ द हेल्दी लिविंग आर ऑल फैक्टर्स दैट अफेक्ट अ पर्सन्स हेल्थ. ठीक है, अब जैसे जो लाइफस्टाइल होता है, एक्सक्यूज मी, तो बच्चों जैसे एक पर्सन का लाइफस्टाइल होता है, ठीक है, या फिर उसका एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ, कि वो लाइफ के टुवर्ड्स जो है एक कैसा अप्रोच, कैसा एटीट्यूड रखता है, या फिर हेल्दी लिविंग की नॉलेज उसको कितनी है. ठीक है,
ये सारे भी फैक्टर्स होते हैं जो एक पर्सन की हेल्थ को डिफाइन करते हैं, अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो हमारा दूसरा डिटर्मिनेंट है लाइफस्टाइल, लाइफ साइकिल, और इसमें क्या है, स्टाइल ऑफ लाइफ, ठीक है, लाइफस्टाइल, एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ, और एक हेल्दी लिविंग के बारे में उस पर्सन को कितनी नॉलेज है, ये सारे फैक्टर्स भी एक पर्सन की हेल्थ को डिटरमाइन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अ पर्सन्स बिहेवियर, फॉर बिहेवियर जैसे कि क्या, अल्कोहलिज्म या ड्रग एडिक्शन, या फिर बच्चों जैसे स्मोकिंग होता है, स्मोकिंग की हैबिट may cause issues with leading a healthy lifestyle if there is a lack of health awareness। तो बच्चों उस पर्सन का जो बिहेवियर, इसमें एक चीज मिसिंग है जिसको मैं ऐड करना चाहूंगा, जो कि होता है ईटिंग हैबिट्स, ठीक है। ईटिंग हैबिट्स और एक लाइफस्टाइल में एक और चीज इंपॉर्टेंट आती है, व्यायाम करना, एक्सरसाइज। अगर किसी का बहुत सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, सेडेंटरी यानी कि बहुत लेजी लाइफस्टाइल है, वो ज़्यादा चलता फिरता नहीं है, वॉकिंग नहीं करता, व्यायाम नहीं करता, फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, तो भी वो बीमारियों का घर होता है, ठीक है। और ईटिंग हैबिट्स, जैसे कि अगर कोई है जो हमेशा तला भुना खाता है, मिर्च मसाले वाली चीज़ें खाता है, बाहर की चीज़ें खाता है, जंक फूड खाता है, हेल्दी फूड नहीं खाता है, एक बैलेंस डाइट नहीं लेता, वो भी उसको बीमार करेगा, ठीक है। और हमारा जैसे एक पर्सन का बिहेवियर, जैसे अल्कोहलिज्म, शराब पीना, ड्रिंक करने की हैबिट, या किसी प्रकार का ड्रग एडिक्शन हो गया, ठीक है, ड्रग एडिक्शन तो बुरा ही है, साथ साथ स्मोकिंग की हैबिट, तो ये सारे जो हमारे बिहेवियरल या लाइफस्टाइल के वो फैक्टर्स है जो एक पर्सन की हेल्थ को डिटरमाइन करता है, ठीक है। तो बच्चों ये हम लोगों ने पढ़ लिया एक पर्सन का, इंडिविजुअल का। अब हम पढ़ेंगे एनवायरमेंट का, ठीक है। तो हमारा हेल्थ डिटरमाइंस ऑफ द एनवायरमेंट एज अ होल। तो उसमें हमारा एनवायरमेंट का, हेल्थ डिटरमिनेंट का पहला हमारा टॉपिक है सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। ह्यूमंस आर सब्जेक्ट टू अ सिस्टम ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस दैट हैव बीन एस्टैब्लिश्ड एंड अप्रूव्ड बाय द सोसाइटी इन विच दे रिसाइड। A person's health can be impacted by a variety of cultural practices and traditions। तो बच्चों सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब होता है सोशल, हमारा एक वातावरण, एक कम्युनिटी, और इकोनॉमिक यानी कि इकोनॉमी भी मैटर करती है। तो हमारा जो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो भी इसमें जो है हमारा एक डिटर्मिनेंट है। अब जैसे बच्चों फॉर सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी कि इसमें हम बात कर सकते हैं, जैसे एक कंट्री की अगर फाइनेंशियल्स अच्छी हैं, ठीक है, डेवलप्ड कंट्री है, पढ़े लिखे लोग हैं, पैसे हैं, तो सीधी सी बात है हाइजीन भी मेंटेन होता होगा वहाँ उस कम्युनिटी में, उस कंट्री में, उस सोसाइटी में हाइजीन मेंटेन होता होगा, हेल्थ फैसिलिटीज़ अच्छी होंगी, लोगों को साफ़ सुथरी जो है पानी की अवेलेबिलिटी होगी, अच्छा खाना, हेल्दी खाना, साफ़ सुथरा खाने की अवेलेबिलिटी होगी, तो ऑब्वियस सी बात है उनकी हेल्थ अच्छी रहेगी, ठीक है। हेल्थ क्या कहते हैं, स्वास्थ्य सेवाएं, चिकित्सा प्रणाली वहाँ की अच्छी होगी, तो लोगों की हेल्थ इन जनरल अच्छी होगी। तो वही चीज़ है, ह्यूमंस आर सब्जेक्ट टू सिस्टम ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन। सीधी सी बात है, कोई भी पर्सन है वो एक सोसाइटी में एक सेट ऑफ रूल्स और रेगुलेशन से बंधा हुआ होता है जो उनको फॉलो करने होते हैं, ठीक है। दैट हैव बीन एस्टैब्लिश्ड एंड अप्रूव्ड बाय द सोसाइटी इन विच दे रिसाइड। और वो हमारे सेट ऑफ रूल्स जो है वो बनाए, एस्टैब्लिश किए गए और अप्रूव किए गए, लागू किए गए होते हैं एक सोसाइटी में, जिसमें कि वो पर्सन जो है रह रहा होता है, ठीक है। A person's health can be impacted by a variety of cultural practices and traditions। सीधी सी बात है। तो जो भी जो रूल्स हैं, जो सिस्टम है, या जो कल्चरल और ट्रेडिशंस है, वो भी जो है एक इंडिविजुअल की या एक एनवायरनमेंट की हेल्थ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इसमें पॉलिटिकल विल। देखो, पॉवर्टी इज द मेन कॉन्ट्रीब्यूटर टू पुअर हेल्थ as can be seen if we examine the causes of illness, ठीक है। Disease agents target the underprivileged population that resides in slums with low hygiene conditions। जैसा कि बच्चों अभी मैंने बताया था आपको कि अगर एक सोसाइटी की, एक कम्युनिटी की, अगर उनका फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा है तो उनके पास साफ सुथरी चीज़ों की अवेलेबिलिटी होगी, हाइजीन अच्छा मेंटेन होगा, गंदगी नहीं होगी, रोड साफ सुथरी होंगी, उन लोगों की जो कम्युनिटी है, जो घर है, जो पार्क है, वो सब साफ सुथरे होंगे, ठीक है। पानी उनको साफ मिलेगा, खाना उनको अच्छा मिलेगा, न्यूट्रिशियस फूड मिलेगा, क्लीन उनको जो है सारी चीज़ें मिलेंगी, हेल्थ की सर्विसेज अच्छी होंगी,
तो वो बात इसमें लिखी गई है कि अगर तो पॉवर्टी है यानी गरीबी है, तो वो मेन कंट्रीब्यूटर होता है पुअर हेल्थ के लिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप देखोगे खुद ही कि जहाँ पे पॉवर्टी है वहां पे इलनेसेस भी ज्यादा होती है, बीमारियां ज्यादा होती हैं, ठीक है। देखो डिजीज एजेंट भी उन्हीं एरियाज को, उन्हीं लोगों को टारगेट करते हैं जो अंडर प्रिविलेज्ड है। क्यों? उन लोग को, वो जो अंडर प्रिविलेज्ड है और स्लम्स में यानी कि बस्तियों में, झोपड़ी वगैरह में रहते हैं। क्यों? क्योंकि सीधी सी बात है, वहाँ लो हाइजीन कंडीशंस होते हैं, हाइजीन वहाँ पे सही नहीं होगा, हाइजीन सही नहीं होगा तो इलनेसेस होंगी, डिजीजेस होंगी। अब देखो ये जो नेक्स्ट पॉइंट है ये भी मैं बता चुका हूँ, मैंने शॉर्ट में आपको तीनों पॉइंट्स बता दिए थे। अब हमारा सेकंड पॉइंट है, देखो अवेलेबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज। सीधी सी बात है, इट इज नाउ वाइडली एक्नॉलेज्ड दैट द राइट टू हेल्थ इज अ फंडामेंटल वन, देयरफॉर it is in each nation's best interest for its citizens to be in good health. Each country's government offers cheap healthcare to its citizens, ठीक है। तो बच्चों जैसा कि मैंने बताया कि अवेलेबिलिटी होगी हेल्थ केयर सर्विसेज की तो हेल्थ जो है लोग अच्छी होगी, डिजीजेस कम होंगे, इलनेसेस कम होंगी, ठीक है। देखो सीधी सी बात है कि राइट टू हेल्थ ये एक फंडामेंटल राइट है, हर एक सिटीजन का, हर एक पर्सन का एक फंडामेंटल, एक मूल अधिकार है कि उसको एक अच्छी सेहत का हक मिले, ठीक है, अच्छी सेहत उसकी हो। देयरफॉर इट इज इन ईच नेशंस बेस्ट इंटरेस्ट, तभी हर कंट्री का एक बेस्ट इंटरेस्ट होता है या बेस्ट मोटिव होता है कि उसके सिटीजन जो है वो गुड हेल्थ पोजेस करें, ठीक है। एक कंट्री का हमेशा मूल आधार जो बेस्ट इंटरेस्ट हो यही होता है कि उस कंट्री के सारे सिटीजन जो है वो हेल्दी हो और उनका सेहत अच्छी हो। तभी इसीलिए हर एक गवर्नमेंट, हर एक कंट्री की गवर्नमेंट वो यही चाहती है कि वो अपने सिटीजन को चीप हेल्थ केयर प्रोवाइड कर सके। यानी चीप हेल्थ केयर का मतलब ये नहीं है कि घटिया हेल्थ केयर, गुड क्वालिटी, ठीक है, बट एट चीप प्राइसेस, ताकि हर कोई उसको अफोर्ड कर सके, ठीक है। अब बच्चों हम लोगों ने डिटरमिनेंट्स तो पढ़ लिए, अब हम पढ़ेंगे हेल्थ इंडिकेटर्स, ठीक है। इंडिकेटर्स क्या है? इंडिकेटर्स जैसे कि इंडिकेटर भी वो चीज होती है जो हमको एक हेल्थ के बारे में बताती हैं। इंडिकेटर मीन्स अगेन फैक्टर्स। तो हमारे इंडिकेटर्स ऑफ हेल्थ क्या क्या है अब हम ये पढ़ेंगे। सिंस देयर आर वेरियस फेसेट्स टू हेल्थ, देयर इज ऑल्सो अ वाइड वेराइटी ऑफ हेल्थ इंडिकेटर्स। All elements that negatively impact health must be evaluated and measured to describe the state of the community's health, ठीक है बच्चों। तो ये हेल्थ इंडिकेटर हमारा क्या कह रहा है? देखो सिंस देयर आर वेरियस फेसेट्स टू हेल्थ, यानी फेसेस यानी काइंड्स, यानी कई सारे फैक्टर्स होते हैं हमारे हेल्थ से जुड़े हुए, तभी इसीलिए कई सारे इंडिकेटर्स भी हमारे होते हैं, ठीक है। कई तरीके की हेल्थ होती है, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, कई तरीके की हेल्थ होती है, तो इसीलिए उन हेल्थ से जुड़े हुए हमारे कई तरीके के हेल्थ इंडिकेटर्स भी होते हैं, ठीक है। तो जो जो एलिमेंट्स, जो जो कारण, जो जो चीजें जो नेगेटिवली इम्पैक्ट करती है हमारी हेल्थ को, यानी नेगेटिव इम्पैक्ट यानी कि बुरा इम्पैक्ट पहुंचाती है हमारी हेल्थ को, उनको जो है इवैल्यूएट एंड मेजर करना चाहिए। इवैल्यूएट मीन्स उनका चयन, उनको पूरा इवैल्यूएशन, काउंट करना, पहचानना, और मेजर करना, चेक करना, ठीक है, नापना। तो कोई भी हमारा जो नेगेटिवली इम्पैक्ट करते कोई भी कारण, उनको पहले तो पहचानना और उनका मेजरमेंट करना बहुत जरूरी है, ताकि जिससे क्या हो सके, एक कम्युनिटी की हेल्थ की स्टेट का हम पता लगा सके, ठीक है। तो कोई भी चीज जो नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रही है हेल्थ को, उसका हमको पहचानना है, उसको हमको मेजर करना है, ताकि हम लोग जो है कम्युनिटी की हेल्थ को जो है प्रॉपर डिस्क्राइब कर सके या उसको प्रॉपरली हम जो है एनालाइज कर सके। ओके, अब देखो मेनी इंडिकेटर्स आर यूज्ड टू डिस्क्राइब द हेल्थ प्रोफाइल ऑफ द कम्युनिटी एज फॉलोज। जैसे कि कौन कौन से इंडिकेटर्स होते हैं? मॉर्टेलिटी इंडिकेटर, ठीक है। द इनडायरेक्ट इंडिकेटर ऑफ हेल्थ इज द मॉर्टेलिटी रेट। A community's health state can be determined by looking at mortality rates
for different age groups such as newborn, child and maternal mortality rates as well as mortality rates for certain diseases and the overall death rate. अब देखो mortality rate क्या होता है? mortality rate का मतलब होता है सर्वाइवल रेट या डेथ रेट, ठीक है। मतलब कि किस रेट से पॉपुलेशन में लोग मर रहे हैं अलग अलग कारणों से, ठीक है। तो ये मोर्टेलिटी रेट हम अलग अलग कारणों का भी देखते हैं प्लस अलग अलग एज ग्रुप का भी देखते हैं। और वो एज ग्रुप्स हम क्या क्या कैटेगराइज किया हमने, न्यू बॉर्न, इनका मोर्टेलिटी रेट देखते हैं, चिल्ड्रन का मोर्टेलिटी रेट देखते हैं, मेटरनल मोर्टेलिटी रेट यानी कि जो माएँ बनती हैं, ठीक है, मेटरनल यानी कि जो माएँ बन रही हैं उनका मोर्टेलिटी रेट एज वेल एज मोर्टेलिटी रेट फॉर सर्टेन डिजीजेस, इसको अभी हम और थोड़ा समझते हैं, एंड ओवरऑल डेथ रेट, इसको हम थोड़ा और समझते हैं। जैसे कि बच्चों देखो एक एनवायरनमेंट में, एक कम्युनिटी में अगर मोर्टेलिटी रेट अच्छा होगा यानी कि लोग कम मर रहे होंगे अलग अलग डिजीजेस से भी और अलग अलग एज ग्रुप्स में भी, तो हमको बेसिकली ये मालूम पड़ेगा कि उस कम्युनिटी की हेल्थ अच्छी है। अब देखो हम लोग मोर्टेलिटी रेट देखते हैं न्यू बॉर्न का। भाई देखो किसी भी कम्युनिटी में अगर न्यू बॉर्न्स जो नए जो नवजात बच्चे हैं, जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, उनका अगर डेथ रेट कम है यानी कि सर्वाइवल रेट ज्यादा है, तो दैट मीन्स उस कम्युनिटी की हेल्थ अच्छी है। भाई जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, अच्छा किसी सोसाइटी में किसी कम्युनिटी में अगर बच्चे पैदा होते ही मर जा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे मर जा रहे हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, उस कम्युनिटी की हेल्थ अच्छी नहीं है। दैट मीन्स ये इंडिकेटर हमें इंडिकेट करता है कि उस एरिया की हेल्थ अच्छी नहीं है, ठीक है। तो न्यू बॉर्न्स का मोर्टेलिटी रेट अच्छा होना चाहिए, डेथ रेट कम होना चाहिए, चिल्ड्रन का, बच्चों का भी, ठीक है। अब जैसे मान लो बच्चे 2 साल से लेकर 10-12 साल तक के बच्चे किसी कम्युनिटी में ज्यादा मर रहे हैं, वो भी ठीक नहीं है, तो बच्चों का भी डेथ रेट मोर्टेलिटी रेट कम होना चाहिए। एंड मेटरनल मदर्स, क्योंकि देखो जब एक फीमेल जब डिलीवरी करती है, एक बेबी पैदा होता है, तो उस बीच उस बच्चे की प्लस उस माँ की दोनों की हेल्थ बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में होती है। आप लोगों ने देखा होगा, सुना भी होगा, मूवीज में भी देखा होगा, गांव वगैरह में काफी होता है कि डिलीवरी करते ही माएँ जो है वो मर जाती हैं, ठीक है, बच्चे पैदा होते ही माएँ जो है वो मर जाती हैं। तो इसे हम कहते हैं मेटरनल मोर्टेलिटी। तो अगर किसी कम्युनिटी में, किसी सोसाइटी में अगर न्यू मदर्स का अगर मोर्टेलिटी रेट जो है अच्छा है, मतलब कम डेथ हो रही है, तो वो भी हमको बताता है कि उस कम्युनिटी की हेल्थ अच्छी है, ठीक है। एज वेल एज ओवरऑल मोर्टेलिटी रेट फॉर सर्टेन डिजीजेस, जैसे कि कुछ कुछ डिजीजेस से भी, अब जैसे कोई भी डिजीज है, जैसे किसी एरिया में जैसे डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, ठीक है, ये सर्टेन डिजीजेस है, अगर तो इन डिजीजेस की वजह से डेथ रेट ज्यादा है, दैट मीन्स हेल्थ केयर सर्विस उधर अच्छी नहीं है, या ये डिजीज बहुत ज्यादा प्रिवेल करे, बहुत ज्यादा लोगों को ये बीमारियां हो रही हैं, ये भी हमें बताता है कि उस कम्युनिटी की हेल्थ कैसा है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, किसी भी कम्युनिटी में सर्टेन डिजीज को लेके भी डेथ रेट कम होना चाहिए, ज्यादा होगा दैट मीन्स की कंट्रोल में नहीं है। एंड द ओवरऑल डेथ रेट, अब आते हैं ओवरऑल डेथ रेट पे भी। अब अगेन ओवरऑल डेथ रेट भी जो है, अगर किसी सोसाइटी में अगर बहुत ज्यादा लोग मर रहे हैं, मरते ही जा रहे हैं किसी भी कारण की वजह से, चाहे वो छोटे बच्चे हों या फिर मीडियम एज के बच्चे हों, न्यू मदर्स हों, या फिर सर्टेन डिजीजेस से लोग मरते ही जा रहे हैं, मरते ही जा रहे हैं, ये भी हमें बताता है कि उस एरिया का हेल्थ अच्छा नहीं है, ओवरऑल कम्युनिटी का हेल्थ अच्छा नहीं है, ठीक है। अब बच्चों हम आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि है डिसेबिलिटी रेट, ठीक है। बिटवीन टू एक्सट्रीमिटीज ऑफ मोर्टेलिटी रेट्स अबाउट फेटल आउटकम एंड मॉर्बिडिटी रेट्स अबाउट सफरिंग, देयर आर पर्सन्स हु रिमेन डिसेबल्ड फॉर सम टाइम और लाइफ लॉन्ग ऑन रिकवरी फ्रॉम डिजीज इलनेस। अब देखो इसका मतलब क्या है, डिसेबिलिटी रेट, ठीक है। बच्चों देखो कई बीमारियां होती हैं, जो बीमारी होने के, देखो बीमारी हो गई, एक तो हो गई शुरुआत बीमारी की, एक एक एक्सट्रीम एंड है, और एक एक्सट्रीम एंड है क्या, फेटल, यानी कि उस बीमारी से किसी की डेथ हो जाना, बीमारी होना और बीमारी से डेथ हो जाना, उस बीच में एक वो फेज होता है जब वो पर्सन जो है उस बीमारी के थ्रू गुजर रहा होता है, और दो ही चीज होती है, या तो वो ठीक होकर सर्वाइव हो जाता है या उसकी डेथ हो जाती है। बट स्टिल बच्चों कई डिजीज में ऐसा होता है कि वो पर्सन सर्वाइव तो कर जाता है, लेकिन उसको कुछ ना कुछ डिसेबिलिटी हो जाती है, और ये डिसेबिलिटी भी दो तरह की होती है, या तो वो डिसेबिलिटी कुछ टाइम तक रहती है, या तो वो परमानेंट लाइफ लॉन्ग रहती है, ठीक है।
तो डिसेबिलिटी रेट भी अगर ज्यादा है, ज्यादा लोग अगर जैसे ठीक भी हो गए, रिकवर हो गए, मरे नहीं, रिकवर हो गए, लेकिन अगर डिसेबिलिटी रेट ज्यादा है तो वो भी हमें बताता है, एक इंडिकेटर है कि उस सोसाइटी की हेल्थ किस तरीके की है। ठीक है, डिसेबिलिटी रेट ज्यादा होगा, दैट मीन्स हेल्थ इज नॉट सो गुड। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है हेल्थ केयर सर्विस इंडिकेटर। ठीक है, एज अ मेजर ऑफ वंस हेल्थ, द अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिकल सर्विसेज इज डिटरमाइंड बाय द डॉक्टर टू पॉपुलेशन रेशियो, द पॉपुलेशन टू बेड रेशियो एंड द पॉपुलेशन टू हेल्थ सेंटर रेशियो। बच्चों ये भी मैं अभी बताया था शॉर्ट में कि अगर एक कम्युनिटी में, एक एरिया में अगर हेल्थ केयर सर्विसेज अच्छी हैं, दैट मीन्स इट इज अ गुड इंडिकेटर, की गुड इंडिकेटर है। ठीक है, गुड इंडिकेटर टू हेल्थ है। अब इसमें देखो क्या है, किसी एक की हेल्थ का हम कैसे मेजर कर सकते हैं कि उस एरिया में, उस एक सर्टेन कम्युनिटी की हेल्थ डिपेंड करती है कि उस कम्युनिटी में, उस एरिया में हेल्थ केयर सर्विसेज की अवेलेबिलिटी कैसी है। और ये कैसे पता चलता है, ये पता चलता है डॉक्टर टू पॉपुलेशन रेशियो। यानी कि अगर एक सोसाइटी की, एक कम्युनिटी की मान लो पॉपुलेशन 1000 है और डॉक्टर्स वहां 10 हैं, तो डॉक्टर टू पॉपुलेशन रेशियो क्या होगा, 1:100, यानी कि 100 लोगों के 100 लोगों की जनता में एक डॉक्टर अवेलेबल है। ठीक है, तो अगर ये डॉक्टर टू पॉपुलेशन रेशियो ज्यादा होगा, ठीक है, दैट मीन्स कि वो फिर अच्छा इंडिकेटर नहीं है, रेशियो कम होना चाहिए। दैट मीन्स अगर एक सर्टेन सोसाइटी में एक डॉक्टर अवेलेबल है 50 लोगों के लिए, तो दैट मीन्स 1:50 का रेशियो, तो वो ज्यादा अच्छा होगा कि 1:200 का रेशियो। 1:50 का रेशियो का मतलब है 50 लोगों के लिए एक डॉक्टर अवेलेबल है। वहीं 1:200 का मतलब ये है कि 200 लोगों के लिए एक डॉक्टर अवेलेबल है। तो सीधी सी बात है, कम्युनिटी या सोसाइटी कौन सी बेटर है, जहां पे 50 लोगों में एक डॉक्टर की अवेलेबिलिटी है। उसी तरह डॉक्टर के साथ साथ क्या होता है, पॉपुलेशन टू बेड रेशियो, यानी कि उस कम्युनिटी में अगर अस्पताल ज्यादा है, बड़े अस्पताल है, ज्यादा बेड वाले, तो सीधी सी बात है पॉपुलेशन टू बेड रेशियो कम होगा। अब जैसे मान लो 100 लोग हैं किसी कम्युनिटी में और मान लो 5 बेड का एक अस्पताल है, तो इसका मतलब क्या है कि 20 लोगों के लिए एक बेड अवेलेबल है। तो बच्चों ये रेशियो भी जब कम होगा तो ये ज्यादा अच्छा रहेगा, यानी कि कम लोगों के लिए एक बेड अवेलेबल है, दैट मीन्स ज्यादा लोगों को बेड्स मिल सकेंगे। देखो बच्चों, कोविड में यही इशू हुआ था। कोविड में अचानक से क्या हुआ था कि कोविड हॉस्पिटल्स कम थे, लेकिन बीमारियां ज्यादा हो गई थी, तो याद है क्या होता था, बेड नहीं मिलते थे लोगों को। लोग हॉस्पिटल से फोन करके पूछते कितने बेड अवेलेबल है, और न्यूज़पेपर्स में आता था, इंटरनेट पे आता था कि इस फलाने एरिया में इतने बेड्स अवेलेबल है। तो यही हो रहा था, बेड्स कम पड़ गए थे, बीमार लोग ज्यादा पड़ गए थे। तो यही होना चाहिए कि बीमार लोग, एक कम बीमार लोग के लिए एक बेड होना चाहिए। ठीक है, तो यही है हमारा। उसके साथ साथ जैसे डॉक्टर टू पॉपुलेशन रेशियो है, उसी तरह पॉपुलेशन टू बेड रेशियो है, उसी तरह पॉपुलेशन टू हेल्थ सेंटर रेशियो। अब पॉपुलेशन अगर बहुत ज्यादा है और हेल्थ सेंटर कम है, तो अगेन वो रेशियो सही नहीं है। हाँ, अगर पॉपुलेशन जितनी है उस हिसाब से हेल्थ सेंटर भी ज्यादा है, प्राइवेट हो गए, गवर्नमेंट हो गए, सीएचसी, पीएचसी, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, प्राइवेट क्लिनिक, मोहल्ला क्लिनिक, तो अच्छा है भाई, ज्यादा हेल्थ केयर सर्विसेज मौजूद है लोगों के लिए। ठीक है, तो ये बच्चों हमारा हेल्थ केयर सर्विसेज का इंडिकेटर है। अब हमारा आता है इंडिकेटर ओके, अब हमारा इंडिकेटर आता है सैनिटेशन इंडिकेटर। ठीक है, दिस टर्म कवर्स केयर ऑफ फूड एंड वाटर, डिस्पोजल ऑफ एक्सक्रीटा एंड रेगुलेशन ऑफ द एनवायरमेंट। Thus, if adequate nutritional requirements are not fulfilled, it will result in ill health. It will result in ill health that can be measured in terms of height and weight measurements of school children. ठीक है, अब बच्चों देखो हमारा ये जो 4th पॉइंट है, ये क्या कहता है, ये है सैनिटेशन इंडिकेटर। यानी कि ये इंडिकेटर किन किन चीजों को कवर करता है, हमारे फूड को, फूड अच्छा होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, न्यूट्रिशियस होना चाहिए, वाटर क्लीन वाटर होना चाहिए, बैक्टीरिया वायरस रहित होना चाहिए। ठीक है, डिस्पोजल ऑफ एक्सक्रीटा यानी कि ह्यूमन वेस्ट एंड रेगुलेशन ऑफ द एनवायरमेंट, यानी कि हमारा खाना साफ सुथरा अच्छा होना चाहिए, पानी साफ सुथरा अच्छा होना चाहिए, और ह्यूमन वेस्ट यानी एक्सक्रीटा का डिस्पोजेबल सही तरीके से होना चाहिए, और रेगुलेशन ऑफ एनवायरमेंट यानी एनवायरमेंट हमारा साफ सुथरा होना चाहिए।
कूड़ा सही तरीके से डिस्पोज ऑफ होना चाहिए, सही तरीके से म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन उसको प्रोसेस करे, ये सारी चीजें, ठीक है। Thus, if adequate nutritional requirements are not fulfilled, it will result in ill health. अगर तो बच्चों की न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट्स फुलफिल नहीं होते हैं, गंदगी होती है, साफ सफाई हाइजीन नहीं फुलफिल होती है, तो ये हमारा इल हेल्थ में रिजल्ट करेगा, ठीक है। और इसे हम कैसे मेजर भी कर सकते हैं, हम देख सकते हैं कि हाइट और वेट हमारे स्कूली बच्चों की कैसी है। बच्चों सीधी सी बात है, न्यूट्रिशन कैसे पता चलेगा, अगर स्कूल के जो बच्चे हैं अगर वो कुपोषित है यानी कि माल नरिष्ट है, तो उनकी हाइट्स ऑन एन एवरेज कम होंगी, उनके वेट कम होंगे, बच्चे कमजोर होंगे, ठीक है। ओके, अब बच्चों हम आते हैं हमारे फिफ्थ पॉइंट पे, ठीक है, जो कि हमारा सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर। द सोशियो इकोनॉमिक हेल्थ ऑफ अ कम्युनिटी कैन बी डिटरमाइंड बाय मेजरिंग सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, पर कैपिटा इनकम, अनएम्प्लॉयमेंट रेट एंड लिटरेसी रेट। अब बच्चों हमारा सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर क्या है, ठीक है। सोशियो इकोनॉमिक यानी कि ये दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, सोशियो यानी कि समाज, सामाजिक, और इकोनॉमिक, सामाजिक और वित्तीय डेवलपमेंट, ठीक है। अगर एक समाज अच्छा है, सभ्य लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, नॉलेज वाले हैं और इकोनॉमिक कंडीशंस अच्छी हैं, तो ओवरऑल उस कम्युनिटी की हेल्थ अच्छी होगी। अब देखो, जैसे कि हम लोग सोशियो इकोनॉमिक हेल्थ एक कम्युनिटी कैसे देख सकते हैं, बाय मेजरिंग सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। उस कम्युनिटी का सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट अच्छा होगा, दैट मीन्स हेल्थ अच्छी होगी। डेवलपमेंट नहीं होगा, अंडर डेवलपमेंट होगा, तो हेल्थ बुरी होगी। अब हम देख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है बच्चों, पॉपुलेशन अगर बढ़ेगी तो चीजें मैनेज नहीं हो पाती हैं। तो अगर एक कम्युनिटी की पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा नहीं है, तो भी वहां का सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट अच्छा होगा। पॉपुलेशन जल्दी बढ़ती जाएगी यानी लोगों के लिए रिसोर्सेज कम होंगे, तो वहां पे हेल्थ गिरेगी, ठीक है। तो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट से डिटरमाइन होता है पर कैपिटा इनकम, यानी कि उस कम्युनिटी की जो टोटल इनकम है, फाइनेंशियल इनकम है, अगर पॉपुलेशन कम है तो पर कैपिटा इनकम ज्यादा होगी, यानी कि ऑन एन एवरेज देखा जाता है उस कम्युनिटी में एक इंसान कितना अर्न करता है। अगर तो उस कम्युनिटी का पर कैपिटा इनकम अच्छी है, दैट मीन्स हर एक इंडिविजुअल ज्यादा पैसे कमाता है, तो ऑब्वियस सी बात है उस कम्युनिटी की हेल्थ अच्छी होगी, क्योंकि उसके पास पैसे ज्यादा है, वो रिसोर्सेज अच्छे होंगे, उनके पास साफ सफाई होगी, एजुकेशन होगी, तो हेल्थ अच्छा होगा, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट, सीधी सी बात है, अगर बेरोजगारी ज्यादा होगी तो इल हेल्थ होगा। हाँ, अगर रोजगार अच्छा होगा, अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होगा, तो ग्रोथ अच्छी होगी। उसी तरह लिटरेसी रेट, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। भाई लोग पढ़े लिखे होंगे, जागरूक होंगे, समझदार होंगे, तो हेल्थ अच्छी होगी। लेकिन वहीं अनपढ़ लोग होंगे, पढ़े लिखे नहीं होंगे, नॉलेज नहीं होगी, तो हेल्थ खराब होगी। अब देखो, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडिकेटर, ठीक है, क्वालिटी ऑफ लाइफ, ठीक है, बाय कैरेक्टराइजिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ that each person and the community as a whole lead, the health status can be evaluated. सीधी सी बात है, अगर लाइफस्टाइल अच्छा होगा, एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ अच्छा होगा उस कम्युनिटी का, तो सीधी सी बात है हेल्थ अच्छी होगी, अच्छी लाइफ वो लीड करेंगे कम्युनिटी, ठीक है। अगर एक पर्सन या फिर एक कम्युनिटी या फैमिली, अगर उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छा है, लाइफस्टाइल अच्छा है, तो हेल्थ स्टेटस भी अच्छा होगा। तो ठीक है बच्चों, इसी के साथ आज का हमारा लेक्चर होता है कंप्लीट। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखना। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब, हमें सपोर्ट कीजिए और अपना ध्यान रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।